बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान शाहिद ज़िया। मैं हूँ शमाइला कामरान। आज 15 अक्टूबर का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज देहाती ख़वातीन के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2008 में पहली मरतबा देहाती ख़वातीन के हवाले से आलमी दिन मनाया गया और आज के दिन का मनाने का बुनियादी मकसद जो है वो देहाती ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करना है, जो ख़वातीन मेहनत मजदूरी करती हैं और एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़ायद ख़वातीन जो है देहात के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 43% जो है देहाती ख़वातीन हैं जो मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। तो आज हम अपने इस पैनल में मीडिया पैनल में डिस्कशन करेंगे और इसमें लॉयर भी मौजूद हैं, इसमें रूरल एड के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और इसके अलावा देहाती ख़वातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद है। जी मैडम। पाकिस्तान की देही ख़वातीन ना सिर्फ घर को संभालती हैं बल्कि बावर्ची खाने के साथ साथ वो मर्दों के शाना बशाना फसलों में काम करती हैं, फसलों की बवाई और कटाई का सारा काम सर अंजाम देती हैं। इसके अलावा वो कपास चुनती हैं, मर्दों की तरह शाना बशाना खेतों में जाके काम करती हैं और ईंटों के भट्टे में ईंटें भी बनाती हैं। एक मोहतात अंदाजी के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी देही ख़वातीन ना सिर्फ सेहत, तालीम और साफ पीने के पानी की कमी का शिकार हैं बल्कि इसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल हैं जो कि उनको घेरे हुए हैं और उस सब के बावजूद वो मर्दों की शाना बशाना काम करके अपनी जिंदगी के चलन को चला रही हैं। सो हम उसी के हवाले से देखते हैं। कहते हैं कि इस वक्त ख़वातीन जो हैं देही ख़वातीन बेशुमार काम कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी में उनका शुमार बिल्कुल नहीं हो रहा और ना ही उनको अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। सो इसी के हवाले से हम आज के पैनल में बात करेंगे कि हमारी देहात की ख़वातीन किस किस्म के मसाइल से दो चार हैं और हुकूमत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए क्या इक़दामात कर रही है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सज्जाद कासिम साहब। बड़े एक समाजी खिदमात है उनकी और आज उनसे भी हम बात करेंगे और इनके साथ देहात से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहनें सराफीन और इसके अलावा रूबी बीबी है और सोशल रज़ाकार से फरजाना बीबी है जिनसे हम बात करेंगे। जी। और मेरी साइड पे बैठी है नबीला कियास खान जो कि अपना प्रोफेशन के हिसाब से एडवोकेट है। इनके साथ बैठी हुई है इकरा बतूल जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाजी कामों में उनका काफी नाम है। इनके साथ हैं बशीरा बीबी, उनसे हम बात करेंगे और उनके साथ महवे शना है जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी मैं अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। सज्जाद कासिम साहब, जिस तरह आज देहाती ख़वातीन का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी देहाती ख़वातीन को और उस अदारे को, यूएन को, जिसने 2008 में पहली दफ़ा रूरल वुमेन का दिन मनाया देहाती ख़वातीन का। और वैसे तो हर दिन देहाती ख़वातीन का दिन है सुबह से शाम तक पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर 43% देहाती ख़वातीन है और क्योंकि हम अग्रेरियन मुल्क से हमारा तल्लुक़ है और जब तक देही ख़वातीन मुतहर्रिक होकर काम नहीं करेंगी तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान उस तरह से तरक्की नहीं कर पाएगा। इनकी खिदमात तो बहुत ज़्यादा, ये सुबह से शाम तक अपने एग्रीकल्चर को भी बेहतर बनाने में, अपने बच्चों की परवरिश करने में भी, घर को संभालने के हवाले से भी काम में मुतहर्रिक रहती हैं। लेकिन इनको एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, उनमें से एक अदारा रूरल एड भी है जो इनके लिए इनकी तालीम, सेहत, साफ पानी और इनकी अवेयरनेस के लिए हमा वक्त काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे और भी इदारे काम कर रहे हैं जिनको हम सल्यूट पेश करते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया का भी हम मेरा नारोवाल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और रूरल का जिन्होंने आज ये मौका फराहम किया कि नारोवाल के अंदर दही वुमेन का इंटरनेशनल दिन मनाया जा रहा है ताकि लोगों को अवेयर हो कि इन ख़वातीन को हम जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा।
سجاد صاحب بڑا زبردست انداز میں آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے دیہاتی خواتین کو، لیکن یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے دیہاتی علاقوں کا، اور 43% دیہاتی خواتین ہمارے ملک کی ہیں، لیکن ان کو سہولیات کا بہت فقدان ہوتا ہے. اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس طرح کے اچھے لیول کے وہ انہیں نہیں میسر، پانی میسر نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ میڈیسن اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ کسی حد تک ان خواتین کو سہولیات صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے مہیا کرتی ہیں، لیکن وہ تمام سہولیات ناکافی ہیں ان کے لیے. ایک تو ناکافی ہے، اس میں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا. بہت ساری سول سوسائٹیز اس کے اوپر پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. ہمارے ناروال کے اندر رورل ایڈ پاکستان ہمہ وقت ان کے لیے گوشہ ہیں کام کرنے کی، ان کی تعلیم کے حوالے سے. جیسے کووڈ-19 کا آیا تو اس کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ رورل ایڈ پاکستان نے کافی کام کیا. گاؤں گاؤں لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کس طرح سے یہ دیہات کی خواتین اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر کو کووڈ سے کس طرح سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. صاف پانی کی سہولیات کی آپ نے بات کی، وہ واقعی موجود نہیں ہے یہاں پہ. اس کی اویئرنیس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ صاف پانی کا نہ ہونا ہے. اس میں بھی میں رورل ایڈ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کی ٹیم گاؤں گاؤں جا کے انہوں نے ہینڈ واشنگ کے حوالے سے خواتین کو اویئر کیا اور کس طرح سے بتایا انہیں کہ کس طرح سے وہ صاف پانی پی کے ان بیماریوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. یہ ادارہ جو ہے اور سول سوسائٹی جو ہے ہمہ وقت خواتین کو معاشرتی طور پر امپاور کرنے کے لیے گوشہ ہے. اور یہ حکومت بھی اس بات کو جان چکی ہے کہ جب تک ہم دیہاتی خواتین کو امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں جا پائے گا. ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیہاتی خواتین کے لیے بھی احساس پروگرام شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرض کا پروگرام جو ہے وہ بھی شروع کیا. اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خواتین جو پسماندہ علاقوں میں رہتی ہیں اور دن رات محنت کر کے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ بھی اپنے معاشرے میں اہم مقام حاصل کر سکے اور بااختیار سیاسی طور پر اور معاشی طور پر بنانے کا حکومت نے جو ہے وہ تہیہ کر رکھا ہے. ابھی جو نیا نظام آ رہا ہے سیاسی نظام بلدیاتی، اس میں بھی خواتین کو بہتر نمائندگی دی گئی ہے باقی نظاموں کی نسبت، تاکہ یہ خواتین جو ہے دیہاتی خواتین بھی یونین کونسل کی سطح پر، ولیج کونسل کی سطح پر جو ہے وہ سیاسی فیصلہ سازی میں بھی شامل ہو سکے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور خواتین کو سہولیات دینے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہے. جی بالکل، بات کرنا چاہتا ہوں ایک آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. بالکل جا رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے بھی اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں ہمارے درمیان نبیلہ قیاس خان ایڈوکیٹ بیٹھی ہیں، ان کا تعلق ایک دیہات سے ہے. ان کی پرورش ایک دیہات میں ہوئی ہے اور ایجوکیشن حاصل کر کے یہ یہاں نبیلہ بیٹھی ہیں. یہ انہوں نے بھی MBA HR کیا، یہ بھی دیہات سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ایک تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. پہلے لوگ خواتین کو پڑھاتے نہیں تھے دیہات میں، اب پڑھانا شروع ہو گئے ہیں. کچھ گھروں نے جرت کی ہے، انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا، وہ ایک مشعل راہ بن گئی ہے باقی بچیوں کے لیے. اب ہر گھر کی کوشش ہے کہ اپنی بچیوں کو جیسے تیسے ضرور پڑھانا. ہمارے اس پینل میں دیہات سے ہی تعلق رکھنے والی محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرافین بی بی، اور ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ دیہات میں اپنی زندگی کو کیسے یعنی گزار رہے ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں. جی سراف بی بی صاحبہ. میں صبح اٹھتی 5 بجے، ہاتھ دھوتی ہوں، پھر نماز پڑھتی ہوں، پھر اپنے کام کا آغاز کرتی ہوں. کھانا وغیرہ بناتی ہوں، پھر بچوں کو تیار کرتے ہیں، پھر بچوں کو بیچتے ہیں، پھر بعد میں گھر کا کام کرتے ہیں، پھر سلائی کی طرف آتے ہیں. اچھا سرافین، آپ نے کہا کہ آپ سلائی کٹائی کر کے تو اپنا کتنا آپ کو ہو جاتا ہے، کتنا آپ کی کمائی کتنی ہے اس کے حوالے سے، کتنا کما لیتی ہیں آپ مہینے میں؟ تقریباً 5-6 ہزار. اور آپ کے میاں کیا کام کرتے ہیں سرافین؟ میاں تو محنت مزدوری کرتے ہیں. میاں محنت مزدوری کرتے ہیں. صحیح. اور بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں؟ جی. کتنے بچے ہیں باجی آپ کے؟ 6. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہیں نہ کہیں کہ میں تو پڑھی نہیں ہوں لیکن میری اولاد اگر پڑھ لکھ جائے گی تو وہ آگے بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے گی، ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ جی.
हमारी तो गुजरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की इस तरह ना गुजरे। जी, इनके साथ हमारी मोहतरमा रूबी बीबी हैं और वो भी देहात से ही उनका तल्लक है, और उनसे भी हम पूछते हैं कि वो देहात में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। ਅਸੀਂ सुबह उठते हैं तो घर के काम करते हैं, फिर चारा लेके आते हैं, वो बच्चों को डालते हैं। चारा किसी आप ही काटते हो या मियाँ काट के रख देने? आप ही काटने हैं। हमारे साथ सोशल रजाकार भी हमारी मैडम फरजाना साहबा, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो किस तरह वो देहातों में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए क्या मशवरे देती हैं। मैं मुख्तलिफ देहात, मेरा तलक भी देहात से है और मैं देहाती ख़वातीन के मसाइल के हवाले से कुछ बातें करना चाहती हूँ। वो ये है कि जो हमारी देहात की ख़वातीन हैं उन्हें मर्दों के साथ साथ जो है वो घर के काम के अलावा खेतों में भी काम करना पड़ता है और जानवर संभालती हैं। उसके अलावा तकरीबन 16 से 18 घंटे तक वो काम करती हैं, जिसका उन्हें कोई रिवार्ड नहीं होता, कोई मुआवजा नहीं होता। और फिर यह है कि सेहत की सहूलियात के हवाले से भी बहुत से मसाइल हैं, और यह है कि जो ख़वातीन के हवाले से यह है कि लड़कियों की निस्बत लड़कों को तरजीह दी जाती है, जिसमें ये और सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि कम उम्री की शादियां भी जो है, छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दी जाती। और उसकी एक बड़ी वजह एक तो ये है कि एक लिटरेसी जो रेट है वो कम है, और दूसरा ये है कि गुर्बत की वजह से भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते ना। और बच्चों के लड़कों की निस्बत लड़कियों को जो है खाना खाने के हवाले से या उन्हें स्कूल पढ़ाने के हवाले से या शहर तालीम देने के हवाले से भी बहुत से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी, हमारे साथ बैठी हुई है नबीला कियास खान। हम उनसे बात करते हैं कि शहर की तालीम याफ्ता औरत और एक गांव में जो रहने वाली औरत है, उसकी जिंदगी में माशरती और क्या तब्दीलियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनके हवाले से आप कुछ बताएंगी हमें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खराज तहसीन पेश करती हूँ नई ख़वातीन को जो आज भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और किसी से भी पीछे नहीं है। बेशक उनके बेशुमार उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, उनको तालीम वगैरह का भी फुकदान है, तिब्बी सहूलियत का भी फुकदान है, काफ़ी सारे कानूनी मामला से भी उनका जो है ना वो काफ़ी सारे मसाइल दरपेश आ रहे हैं। उनकी विरासत में जायदाद वगैरह से महरूम हो जाती हैं। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं और मेरे जो इधर पैनल बैठा हुआ है, हम मिलके इंशाल्लाह इस चीज़ का इस बार कहद करते हैं। हमें करना भी चाहिए कि ख़वातीन के किरदार को जो है ना, इसको बाइज़ किरदार को हमें सामने लाना चाहिए, इसकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहिए और इस आवाज़ को ईवानों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हुकूमत इक़दाम करें, ताकि हमारी जो दही ख़वातीन है वो भी आगे बढ़े और अपने टैलेंट को भी शो कर सकें। ज़्यादातर तो जो दही ख़वातीन है वो अपना टैलेंट शो नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एक तो तालीम की कमी हो जाती है और ऊपर से ज़ाहिर नक़ल हमल की कमी, तिब्बी सहूलियत की कमी, तो इस वजह से वो फिर इन सारे मसाइल से दरपेश मामला की वजह से पीछे रह जाती है। हमारे साथ मौजूद है इकरा बतूल, जैसे कि इन्होंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। हम इनसे जानते हैं, ये गांव में रहती हैं और गांव के हवाले से इन्होंने जब अपना तालीम के लिए निकली घर से तो इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा और किन मसाइल के बीच में इन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया, और अब जॉब अगर करने की सोचें तो किस तरीके से? जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्टडी को, मैट्रिक पास किया था, तो लोगों का ये कहना था कि ठीक है, ये जो आपने तालीम हासिल कर ली है ये काफ़ी है, मैट्रिक पास कर ली है, अब शादी करनी है, अब शादी कर ले, घर ही संभालना है, इन्होंने ज़्यादा पढ़ के इन्होंने क्या कर लेना है। तो तब कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे जो वालिद थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे हमारी लाइफ गुजर गई है ऐसे ही हमारे बच्चों की ना गुजरे, जैसे हम लोग पढ़ाई से रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सारे बच्चे हैं ना वो सारे पढ़ें। और मुझे इस काम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरे वालिद ने किया था। मैं अपनी स्टडी के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी थी, काम भी करती थी बाहर। मुझे कभी किसी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं होना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद मेरे साथ थे। चाहे मेरे फैमिली में बहुत थे, मतलब कि चाचा ताए वगैरह, वो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए करते थे कि ये क्यों निकलती है बाहर, क्यों जाती है, क्या करना पढ़ा के आपने इसको। दूसरा ये घर घर जाती है, दूसरों से मसले मसाइल पूछती है, ये कोई इतने बड़े होते भी पड़ी है जो मतलब कि कर ले। लेकिन ये है कि लोगों को हल जो है ना, हमारी हुकूमत बहुत कुछ करवा देती है, उन्हें बहुत से इकदाम किए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे दही लोग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना उसकी कमी है।
उन्हें पता नहीं होता कि हम अपने रिसोर्सेज और जो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो जो हमें हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको हम कैसे यूज़ करें, इन तक हमारी रसाई कैसे हो। इस चीज़ के लिए हम जो हमारा आज का दिन है वो है भी दही लोगों के लिए, दही औरतों के लिए है। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं अपने रूरल एड ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है जहाँ पे आके हमने एक प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक भी पैगाम पहुँचाए जिन्हें इन चीज़ों का पता भी नहीं था। थैंक यू इकरा। आपने बात की कि अवेयरनेस की कमी है देहाती खवातीन में, क्योंकि आपने भी खुद बात की कि आप समाजी कामों में भी काफी हिस्सा लेती हैं बढ़ चढ़ के, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगी कि हम अगर लोगों के देहाती खवातीन के अंदर अवेयरनेस को फैलाना चाहें तो किस तरीके से हम किस चैनल से उन तक पहुंच सकते हैं? जी मैम, मैं इस बारे में कहना चाहूंगी। मैम मोस्टली जो देहाती लोग हैं, अब उन्हें ये मीडिया क्या है, अब इनसे पूछ लें, उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा। अब हर बंदा टीवी वगैरह भी नहीं देखता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और मोस्टली मैंने लोग देखे हैं कि स्पेशल गाँव में कि चीज़ अगर चल रही है, किसी टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे काम की कौन सी चीज़ है। लेकिन अगर हम इनसे मिलें, इनसे गपशप करें, इनको उन्हीं के जिस तरह इनको कन्विंस कर सकते हैं उन्हीं वे में अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को पिकअप करेंगे। अगर आप चाहें कि आप इस लेवल पे हैं और वो इस लेवल पे है, अब इस लेवल पे सोच के बात करेंगे तो उनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं पता होगा कि आप समाजी चीज़ कर क्या रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट क्या है, उनके लिए इसका साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन अगर आप उनके ये बैठे हैं तो आप इन्हीं के साथ बैठ जाते हैं, उन्हीं की तरह हो जाते हैं और अपनी बात को उनकी ही जुबान में उन्हीं के तरीके में समझाएंगे तो वो बहुत जल्द सीख जाएंगे। इस हवाले से मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी हमारे सोशल सेक्टर्स, एनजीओ सेक्टर को कि उन लोगों की अवेयरनेस लेने का अंदाज जो है, तरीकाकार जो है वो यही है कि वो लोग जाते हैं ग्रुप्स की सूरत में और जाकर देहाती खवातीन के साथ मिंगल अप होके उन्हीं की बातों को बड़े आसान लफ्जों में, आसान तरीके से तोड़ मरोड़ के उनके मुताबिक समझा देते हैं। तो इस तरह से आपके इलाके में भी आते होंगे लोग और वो करते होंगे अपने सेशंस वगैरह? पहले नहीं था, लेकिन ये कि 2-3 साल हो गया है कि अब हमारे एरिया के अंदर भी इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत हो गई है। अब अगर हम जाते हैं तो हमें पता होता है, उन्हें पहले पता होता कि ये उस अदारे से आए हैं, ये काम करते हैं, तो वो हमें बड़ा कोऑपरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा। और मैम मैं एक बात करना चाहूंगी, जैसे हमारा आज दही औरतों पे टॉपिक है, तो अगर उसके हम मसाइल देखते हैं ना, हमारे पूरे ग्लोबल के अंदर 45.3 जो है ना वुमेन जो हैं, अगर आप ग्लोबली देखते हैं जी, तो वो दही इलाकों से मर्दों को जो शाना बशाना वो काम कर रहे हैं। इसमें ना हमारा पाकिस्तान है ना हमारा इंडिया, बल्कि ओवरऑल है। और जिसमें सबसे ज्यादा एवरेज जो है ना वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान की है। बिल्कुल ऐसे ही इस चीज की है। और इनके जो बाहर निकलते हैं इनको मिसाइल इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। इंडिया का शहर है एक हरियाणा, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज्यादा जो ज्यादती के केस है ना वो खेतों में हो रहे हैं। जो खेतों में औरतें काम करने जाती हैं, बाहर काम करती हैं, कल्टीवेशन का काम करती हैं, तो जो ज्यादा केसेस हुए हैं तकरीबन 8 माह के अंदर 7 केसेस हुए और वो सारे के सारे फील्ड में हुए। सही जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा पैसे उसको देख के, अगर जिस इलाके में इस चीज का नहीं ना है कि वो ये काम वहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी औरतें अब डर गई हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो देहात में होते हैं, वहाँ होता कौन है कि ज्यादा 3-4 लोग होते हैं काम करते हुए, तब वो घबराती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उन्हें करना भी पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, खेतों में भी जाना पड़ता है। हमारे साथ बैठी हुई है बशीरा बाजी, हम उनसे जानते हैं कि सुबह उठने से लेके रात तक कितने मसाइल से वो दो चार रहती हैं, किस किस्म के मसाइल, किस किस्म की मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, और सुबह से लेके शाम तक क्या क्या काम वो सर अंजाम देती हैं। मैं सुबह उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, हाथ धोकर नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ के नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनके बाद थोड़ी देर बाद कोई कपड़े वगैरह आ जाते हैं, वो सिलाई कर लेती हूँ। कितने पैसे कमा लेती हैं बशीरा बाजी? कोई मेरा ख्याल 4-5 हज़ार रुपया कमा लेंगे। हाँ, कभी थोड़े भी आ जाते हैं कपड़े सिलाई वास्ते, ज्यादा भी आ जाएंगे। बशीरा बाजी बच्चे कितने ने? बच्चे माशाल्लाह मेरे 6 बेटियां ने, 4 बेटे ने। माशाल्लाह। तो बच्चे पढ़न? बच्चे पढ़ते पे ने, सारिया बेटियां 10-10 मैट्रिक किया, 4 ने किया, 5वीं पढ़ती पई है, एक भी शादी करती है, 2 छोटियां पढ़दियां पईयां ने, बेटे 2 मियां मेरे रिक्शा चलाते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
एक दी शादी कर छड़ी, बाकी हाले करने वाली सी। जी महबूब शना, मुझे ये बताइए कि रूरल पाकिस्तान देही खवातीन की मुश्किलात को हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? शुक्रिया शुमैला, आपने क्वेश्चन किया है कि रूरल एड जो है वो देही खवातीन की मुश्किलात को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूरल एड पाकिस्तान ने देही खवातीन की मुश्किलात को कम करने के लिए, न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि इनको समाजी और माशी तौर पर भी मुश्किल करने के लिए ग्रां कदर काम अंजाम दिया और अभी भी देही खवातीन की तरक्की और फलाह बहबूद के कामों में रूरल एड पाकिस्तान जो है वो बढ़ चढ़ कर कोशा है। कोविड-19 के पैंडेमिक दौर में रूरल एड पाकिस्तान ने दही खवातीन के साथ प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से उनको आगाही दी ताकि वो इन इकदाम पर अमल कर न सिर्फ खुद में सीख सकें बल्कि अपने घर वालों को और दूसरों हवा को भी इस मुसीबत से बचाएं। सेहत के हवाले से रूरल एड पाकिस्तान ने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो है वो रेफरल सिस्टम शुरू किया और CMW जो कम्युनिटी मिडवाइफ है उसका 112 और नजदीकी BSU से लिंकेजेस इनको डेवलप किए ताकि माँ और बच्चे की सेहत को बर वक्त जो है उनकी सेहत को यकीनी बनाया जाए और इस तरह माँ और बच्चे की शरह अमवात में कमी लाई जा सके। रूरल एड के जरिए आवाज़ 2 प्रोग्राम पसमानदा तबके की आवाज़ है, इसमें खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि खवातीन को एजुकेट किया जाए तो उनको अपने हकूक़ के बारे में आगाही हो और अच्छे और बेहतरीन माशरे का क़याम अमल में। बहुत शुक्रिया महबूब। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं एक दफ़ा फिर अपनी तमाम देहाती बहनों और ख़वातीन को दाद देती हूँ उनके काम की और उनके हौसले की कि वो इतनी मुश्किलात के साथ चलते हुए अपना किरदार बड़ा बखूबी सरअंजाम दे रही हैं और इन तकलीफात को झील कर जिंदगी के तसलसल में मुसलसल अपना किरदार अदा करती जा रही हैं। आज के दिन के हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि ये देहाती खवातीन जो कि हमारे मुल्क का निस्फ हिस्सा है उनके लिए सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलतों को मैसर करवाना भी हुकूमत का अवलीन फर्ज है। उनके लिए तमाम चीजें मौजूद करवाई जाएं, उनके लिए ऐसे रिसोर्सेज और ऐसे इक़दामात किए जाएं कि वो अपनी जिंदगी के नहज को बेहतर तरीके से चलाने का मौजब बन सकें।